हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और यह जो प्रकाश पर्व है, शुभ दीपावली का पर्व है, इसकी आप लोग बेहद ज़ोरदार तरीके से तैयारी करते होंगे। झालर ले आने होंगे, आप सभी को पटाखे ले आने होंगे और इसी सभी तैयारी के बीच में आपकी जो दीपावली पर्व है, इसकी तैयारी के बीच में ही आज हम लोग अपने जीके जीएस के क्वेश्चन के माध्यम से दीपावली के पहले हम लोग एक प्रश्नों की क्वेश्चंस के रूप में हम लोग पटाखे फोड़ने जा रहे हैं। तो आइए हम सभी मिल कर के जो है एक एक करते हुए अपने पटाखों को फोड़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है। तो आइए आनंद लेते हैं अपने आज का पहले क्वेश्चन का। पहला पटाखा आपके सामने ये आ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शैलों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शैलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला करा पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा पेट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा जूलॉजी या ऑप्शन नंबर चौथा करा सोरोलॉजी। तो शैलों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया, आपको ये बताना है। पहला जोरदार का पटाखा फूट रहा है आपके सामने। तो देखिए, अगर कहा जाए कि शैल क्या है शैल क्या है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, अगर इसको देखा जाए तो जो खनिज के रूप में देखने को मिलती है, खनिज प्रधान होती है, इसी को हम लोग शैल के सामान्य भाषा में संज्ञा दे देते हैं। तो शैलों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा यह देखा जाए। तो अगर पेडोलॉजी की बात करें, किसकी बात करें, पेडोलॉजी की बात करें, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत सॉइल का अध्ययन किया जाता है, यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। अगर जूलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत प्राणी शास्त्र की बात की जाती है, प्राणी शास्त्र का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत। और सोरोलॉजी की बात करें, किसकी बात करें, सोरोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको किसका अध्ययन देखने को मिलता है। तो सोरोलॉजी के अंतर्गत आपको अध्ययन देखने को मिलता है छिपकली का। किसका अध्ययन देखने को मिलता है, लिजार्ड का अध्ययन, स्टडी आपको देखने को मिलती है। और वहीं अगर बात करें कि शैलों का अध्ययन किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, शैलों का अध्ययन करते हैं। इस हिसाब से हमारा पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब बनने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि शैलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छे। चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का दूसरा क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन के सामने, आपकी प्यारी प्यारी नज़रों के सामने, और दूसरा दमदार पटाखा आपके सामने फूटता हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है, किसके लिए विख्यात है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला करा स्वर्ण उत्पादन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा टिन खनन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा अभ्रक खनन या ऑप्शन नंबर चौथा करा लौह अयस्क उत्पादन। तो जोहान्सबर्ग आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। अगर जोहान्सबर्ग की बात करें, किसकी बात किया जाए, जोहान्सबर्ग की बात करें, तो आइए देखते हैं मैप में। ये आपके दक्षिण अफ्रीका का मैप है, साउथ अफ्रीका का मैप है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो जोहान्सबर्ग कहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, तो ये देखिए आपको जोहान्सबर्ग देखने को मिल रहा है। इसी के अंतर्गत यहीं आपका जोहान्सबर्ग देखने को मिल रहा है आपके दक्षिण अफ्रीका में। और बात करें दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यह भी आपका जोहान्सबर्ग है। कहाँ है आपका, जोहान्सबर्ग ही है, सबसे बड़ा शहर के रूप में देखने को मिलता है जोहान्सबर्ग। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है और यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर भी है जोहान्सबर्ग, सबसे बड़ा शहर। तो यह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जो आपका जोहान्सबर्ग है, क्या है, जोहान्सबर्ग है। जोहान्सबर्ग आपका प्रसिद्ध हो जाता है, जोहान्सबर्ग आपका प्रसिद्ध हो जाता है स्वर्ण उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है आपका, यह आपका प्रसिद्ध हो जाता है स्वर्ण उत्पादन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग पूरे विश्व में स्वर्ण उत्पादन और हीरे उत्पादन के लिए विश्वविख्यात के रूप में जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। बहुत ही जिंदाबाद क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और अपने आप में ये जो है बुलेट बम है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है विश्व आर्द्र भूमि से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आतंकवाद से। अगर देखा जाए वर्तमान में तो जो आतंकवाद है ये पूरे विश्व पर जो है एक दुष्प्रभाव अपना डाल रहा है, यानी एक वैश्विक समस्या के रूप में हम कह सकते हैं कि आतंकवाद को हम लोग देख सकते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित हो जाता है ऑप्शन नंबर पहला करा विश्व आर्द्र भूमि से, ऑप्शन नंबर दूसरा करा आतंकवाद से,
ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा ओजोन संरक्षण से, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किससे संबंधित है, यह आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट स्टडी के रूप में देखते हैं, इन्वायरमेंट के पेपर के रूप में देखते हैं, तो वहाँ भी यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। यह हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको रख सकते हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भैया देखो, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाता है, तो साल होता है 1987। कब का साल होता है, 1987। और 1987 के अंतर्गत, कब, 1987 के अंतर्गत ओजोन संरक्षण के लिए, किसके संरक्षण के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया, जिसे जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। एक समझौता किया गया जिसे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अगर ओजोन परत की बात किया जाए तो यह बहुत ही लाभदायक है हम लोगों के लिए, है ना। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी तक आने से कौन रोकता है, आपकी ओजोन परत रोकती है। और यह कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। लेकिन हुआ क्या कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, इसके जैसे जो उत्सर्जन होते हैं हानिकारक गैसों के, इनकी वजह से ये ओजोन परत पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था और इनकी मोटाई में जो है कमी आ रही थी। तो इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर एक प्रयास किया गया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और यह किया गया था आपका 1987 के अंतर्गत, यानी 1987 के अंतर्गत आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। अगर विश्व आर्द्रभूमि की चर्चा किया जाए तो यह आपका विश्व वेटलैंड, यानी वर्ल्ड वेटलैंड के रूप में आपको देखने को मिलता है, जो रामसर साइट हम लोग समझते हैं। रामसर समझौता देखने को मिलता है। रामसर समझौता कब हुआ था आपका, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर नामक स्थान पर रामसर समझौता हुआ था। और इसके अंतर्गत यह प्रयास किया गया था कि विश्व भर में ऐसी भूमियों को चिन्हित और संरक्षित करना है जिनसे, जहाँ वर्ष में कम से कम 8 महीना जल भराव रहता है, और यह पक्षियों के लिए क्या होते हैं, उनके प्रजनन के लिए उपयुक्त दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अन्य देशों में भी आपका लागू होता है। तो 1975 में यह समझौता आपका लागू हो जाता है। और भारत की बात करें तो भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर अपना कर देता है। तो विश्व आर्द्रभूमि से आपका संबंधित हो जाएगा रामसर समझौता, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका संबंधित हो जाता है ओजोन संरक्षण से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और कह रहा इजराइल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि तेहरान, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा बगदाद, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा यरूशलेम, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा दुशानबे। तो इजराइल की राजधानी क्या होगी यह बताना है आपको। इस समय देखने को मिल ही रहा है ना, इजराइल इसमें पूरे अपने एक्शन में चल रहा है। दीपावली के पहले दीपावली मनाया जा रहा है। अभी हाल में क्या किया था कि ईरान के ऊपर इनके जो है लड़ाकू विमान पेलोड लेकर के एक रात में अपनी गश्त करके चले आए, और ईरान की जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, उनको भनक तक नहीं लगने दी। तो इजराइल की राजधानी क्या है आपको बताना। तो इजराइल की जो राजधानी हो जाती है आपकी यरूशलेम हो जाती है। कौन सी हो जाती है, यरूशलेम हो जाती है ये आपकी इजराइल की राजधानी। ठीक है, इजराइल की राजधानी हो जाती है यरूशलेम। और अगर बात किया जाए कि यहाँ प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, यानी कि कहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री के रूप में हो जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन हो जाते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, अच्छा, अगर इजराइल की मुद्रा की बात करें तो इजराइल की जो मुद्रा हो जाती है इजरायली शेकल। कौन सी हो जाती है, इजरायली शेकल हो जाती है इजराइल की मुद्रा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर पहला करा चेतक, ऑप्शन नंबर दूसरा करा कंथक, ऑप्शन नंबर तीसरा करा आपका बुकाफेलस, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था यह आपको बताना है। एक अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मिसाइल वाला क्वेश्चन है, ये रॉकेट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल से ये। और इस रॉकेट वाले क्वेश्चन को अनार बम की तरह से फोड़ना है। तो सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और सिकंदर जो है भारत आता है कब, 326 BC में आ जाता है, भारत पर आक्रमण होता है इसका। कहाँ का निवासी था, मकदूनिया का निवासी था। ठीक है, और सिकंदर और पोरस के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट युद्ध होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जिसको हाइडे स्पेस के युद्ध के नाम से जानते हैं, या जिसको झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच में होता है। पोरस की सेना बहुत ही छोटी थी, लेकिन पोरस तभी क्या करता है, वीरतापूर्वक लड़ता है और आखिरी दम तक सिकंदर से सामना करता रहता है। बाद में पोरस की हार हो जाती है। और जब सिकंदर इससे पूछता है पोरस से कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए,
तो पोरस सिकंदर को जवाब देता है कि आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। यहाँ पर जो है सिकंदर पोरस की वीरता से प्रसन्न होकर के उसके सारे प्रदेश उसको वापस कर देता है। तो इस तरह की घटना आपको देखने को मिलती है सिकंदर और पोरस के युद्ध के बीच में। तो खैर यहाँ बात करें सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, तो अगर चेतक की बात करें तो राणा प्रताप का घोड़ा था। किसका घोड़ा था ये? राणा प्रताप जी का घोड़ा था। कौन? चेतक। ठीक है। कंठक की बात करें, कंठक कौन था? तो बुद्ध के घोड़े का नाम था कंठक। किसके घोड़े का नाम? बुद्ध के। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंठक नाम था महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम। और अगर सिकंदर के घोड़े की बात करें तो सिकंदर के घोड़े का नाम हो जाता है बुकाफेलस। क्या नाम हो जाता है? बुकाफेल्स या बुकाफेलस, दोनों नामों को आप याद रखिएगा। बुकाफेलस कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं बुकाफेल्स देखने को मिल जाता है। बहुत बड़ा इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आज के। और क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है? कह रहा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका एनी बेसेंट। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, जब 1939 में, कब? 1939 में, 1939 में सुभाष चंद्र बोस, कौन? सुभाष चंद्र बोस जी जब कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं 1939 में, सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं उसी वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भैया? ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इलाहाबाद में विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? ऑप्शन नंबर पहला करा विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर दूसरा करा कैनिंग, ऑप्शन नंबर तीसरा करा बर्नहम, या ऑप्शन नंबर चौथा करा हरकोर्ट बटलर। तो इलाहाबाद में विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था, यह आपको बताना है। तो भैया देखो, समय ना जाया करते हुए यहाँ पर हम लोग सही है जवाब इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये कैनिंगवा था जो घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था महारानी विक्टोरिया का। तो यहाँ पर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कैनिंग के द्वारा यह पढ़कर सुनाया गया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? ऑप्शन नंबर पहला करा गुरु संदीपनी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा गुरु वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर तीसरा करा गुरु विश्वामित्र, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर गुरु संदीपनी की बात करें, किसकी बात करा जाए? गुरु संदीपनी की। तो गुरु संदीपनी कौन थे? तो कृष्ण और सुदामा के गुरु थे। कौन? गुरु संदीपनी जी। और इन्हीं के आश्रम में कृष्ण और सुदामा दोनों क्या करते थे? विद्या अध्ययन करते थे। और यहाँ बात करा गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, गायत्री मंत्र मिलता कहाँ हम लोग को देखने को? तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल। कौन सा? ऋग्वेद का तीसरा मंडल, उसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र की जो रचना की गई वह किसके द्वारा की गई थी? गुरु विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी गायत्री मंत्र की रचना। तो भैया कोई पूछे कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो बता देना कि गुरु विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। और यह मिलता है हमको कहाँ पर? ऋग्वेद के तीसरे भाग में हमको देखने को मिलता है। चलते हैं आगे हम लोग आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है ज्योतिबा फूले जी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा गुरु राम सिंह, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा पेरियार। थोड़ा जुकाम बुखार की वजह से गला साथ नहीं दे रहा है। ज्योतिबा फूले। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर दूसरा जो हमारा सही जवाब बन जाएगा, यानी कि ज्योतिबा फूले यहाँ पर हमारा सही जवाब बनता हुआ। गुलामगिरी के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे ज्योतिबा फूले जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आज के। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि अभी हाल में ही केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार किसे मिला? आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन गया है। ऑप्शन नंबर पहला करा रघुराम जी राजन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर तीसरा करा निर्मला सीतारमन, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं।
तो अभी हाल में ही केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार किसे मिला? तो देखो भैया किसे मिला था, अगर इसकी बात करें तो अभी हाल में किसको मिला है, तो आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में गवर्नर हैं यानी कि शक्तिकांत दास जी, इन्हें ही अभी हाल में ही केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है साथियों, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। आप सभी बहुत बढ़िया से बहुत बेहतरीन तरीके से त्यौहार मनाइए, खूब पटाखे फोड़िए। घर के अगल बगल यदि कोई बीमार है और बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस स्थिति में आप पटाखा वगैरह फोड़ने से परहेज करिए, वरना दिल खोल के आप लोग जो है पटाखे फोड़िए और अपना त्यौहार मनाइए बढ़िया से। मिलते हैं हम लोग अपनी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दीपावली।